आज का वीडियो ऐसे विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है जो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए हैं और इस संडे को परीक्षा देने जा रहे हैं। बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी का एग्ज़ाम इस संडे को है और अभी हमारे पास इतना समय है कि हम जो खास प्रश्न हैं उन पर नज़र मार सकते हैं। तो मैं ये वीडियो उसी के उद्देश्य से लाया हूँ। इससे पहले भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चली आ रही है और कई सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हैं चैनल पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट होगी बीए थर्ड सेमेस्टर की अलग से, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। तो आज हम दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे, एक तो पारिस्थितिकी पर और दूसरा संधारणीय विकास पर। संधारणीय विकास भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और करंट का टॉपिक है ये। वैसे तो ये दोनों ही करंट के टॉपिक माने जाते हैं, लेकिन संधारणीय विकास पर ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, तो यहाँ से प्रश्न उठने की संभावना प्रबल है। पारिस्थितिकी भी एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से भी प्रश्न बनेगा ही बनेगा, इसलिए ये दोनों प्रश्नों को हम किसी भी कीमत पे अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप ये वीडियो पूरा भी ना देख पाएँ तो आप इन दो टॉपिक को पढ़ के जाएंगे और आपको परीक्षा में इनमें से एक प्रश्न या दोनों ही प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पारिस्थितिकी के विषय में इसका पहले प्रश्न देख लेते हैं पूरा। पारिस्थितिकी से आप क्या समझते हैं, यानी कि अर्थ पूछ रहा है आपसे। इसके प्रकार बताइए, यानी कि प्रकार। पारिस्थितिकी को परिभाषित कीजिए, यानी परिभाषाएं बतानी है आपको, और इसके अध्ययन क्षेत्र को समझाइए। तो इसमें चार चीज़ें पूछी हैं, एक तो इसका अर्थ, प्रकार, परिभाषाएं और नंबर 4 पर अध्ययन क्षेत्र। ये चार चीज़ों का डिस्कशन इसी क्वेश्चन के अंतर्गत किया जाएगा। दरअसल होता यह है कि जैसे इस क्वेश्चन में मैं चार चीज़ों पर चर्चा कर रहा हूँ और मान लीजिए केवल एक चीज़ आ जाइए तो आप समझिए कि ये वाला क्वेश्चन का जो उद्देश्य है बनाने का वो पूरा हो चुका है। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं व्यवहारिक भाषा में कि पारिस्थितिकी क्या होता है। दरअसल पारिस्थितिकी में कुछ जैविक चीज़ें होती हैं और कुछ अजैविक चीज़ें होती हैं। जैविक का मतलब जिनमें जीवन होता है और अजैविक का मतलब जिनमें जीवन नहीं होता है। तो जैविक और अजैविक दो चीज़ें होती हैं। अब इन दोनों ही चीज़ों से मिल करके एक विशेष तरह के तंत्र का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप मानिए, जैसे एक तालाब है और तालाब में क्या क्या होता है। एक तो पानी होता है, तो पानी क्या है, अजैविक है। मिट्टी होती है, अजैविक है। पानी होता है, जल, अजैविक है। और उसी तालाब में वनस्पति होती है, जैविक है। कीट पतंग, कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वह भी जैविक है। और जीव जंतु होते हैं, वो भी जैविक है। तो जैविक और अजैविक दोनों चीज़ों का आपसी संबंध होता है कुछ ना कुछ। जैसे बिना पानी के तो मछली नहीं रह पाएंगी, तो इसलिए पानी और मछली का संबंध है। तो छोटी मछली बड़ी मछली पर डिपेंड है, ये भी आपसी एक दूसरे से सहसंबंधित है। तो जो जैविक और अजैविक क्रियाएं हैं ये आपस में सहसंबंधित हैं। इनका वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी कहलाता है और पारिस्थितिकी के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। जब मैं बात करता हूँ एक तालाब की, उसमें जैविक और अजैविक तत्वों के बारे में बात करता हूँ, तो इसको सम्मिलित रूप से जो कहा जाएगा वो पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाएगा। तो पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, अभी आपने समझा। अब इसको थोड़ा किताब की भाषा में देख लेते हैं। वैसे पारिस्थितिकी के जो जन्मदाता हैं वो हैकेल को माना जाता है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे। सामान्य रूप से पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो एक ओर सभी जीवों तथा उसके भौतिक पर्यावरण का तथा दूसरी ओर विभिन्न जीवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन करता है। अर्थात पारिस्थितिकी पर्यावरण एवं जीवों के मध्य अंतर संबंधों के अध्ययन का विज्ञान है। इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप जो मैंने समझाया है आप इसको एक बार और देखिए। जैविक और अजैविक का जो संबंध है उस संबंधों का अध्ययन कौन करता है, पारिस्थितिकी करता है। पारिस्थितिकी शब्द मूल जर्मन शब्द, ये लाइन आपको रटने की ज़रूरत है या इसको एक दो बार लिख के देखिए। पारिस्थितिकी शब्द मूल जर्मन शब्द ओइकोलॉजिक तथा अंग्रेजी भाषा के शब्द इकोलॉजी का रूपांतरण है। कुछ लोग इस शब्द को
कुछ लोग इस शब्द की रचना का श्रेय जर्मन प्राणी वैज्ञानिक रिटर को देते हैं, किंतु इसे सभी स्वीकार करते हैं कि जर्मन वैज्ञानिक हैकेल ने 1869 ईस्वी में पारिस्थितिकी शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या की थी। तो जब सभी लोग इसे स्वीकार करेंगे तो इसके जन्मदाता को तो इसी को मानेंगे ना। तो पारिस्थितिकी शब्द की सबसे पहले जो रचना की है या सबसे पहले प्रयोग में जिसने लाया है वो हैकेल महोदय हैं, और इन्होंने 1869 ईस्वी में पारिस्थितिकी शब्द को इस्तेमाल किया है जिस तरह से आज हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हैकेल द्वारा निर्मित, अब ये वही हैकेल आ गए, ये वाले हैकेल द्वारा निर्मित ओइकोलॉजी या ओइकोलॉजी, इनका दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही बनेगा, स्पेलिंग में अंतर है। नामावली का विन्यास ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस तथा लोगोस से हुआ है, जिनका अर्थ है घर या निवास तथा अध्ययन या वर्णन। आगे चलकर इस ओइकोलॉजी शब्द के स्थान पर इकोलॉजी शब्द का प्रयोग होने लगा। हैकेल के अनुसार पारिस्थितिकी समस्त जीवों के पास पड़ोस के बाह्य विश्व के साथ संबंध का विज्ञान है। ये समस्त जीव हैं। मैंने तो तालाब का आपको उदाहरण दिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल एक तालाब की ही बात होती है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो किसी भी एक छोटे से, जैसे गमला है और गमले में एक पौधा है, ये भी एक पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। और इस पारिस्थितिकी तंत्र में भी इकोलॉजिक सिस्टम लागू है, क्योंकि इसमें जैविक तत्व भी हैं, अजैविक तत्व भी हैं और इनका आपसी संबंध भी है, तो इसलिए ये भी पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। अब एक महासागर लीजिए, जैसे प्रशांत महासागर, पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, उसमें भी सेम सिस्टम है, उसको भी हम पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे। बस ये है कि उसमें जीवों की संख्या, अजैविक चीज़ों की संख्या है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है एक गमले की अपेक्षा, लेकिन जो पर्यावरणीय दशाएं गमले के अंदर हो रही हैं वही यहाँ हो रही हैं। तो इसीलिए समस्त जीवों, यहाँ देखिए, समस्त जीवों के पास पड़ोस के बाह्य विश्व के साथ संबंधों का विज्ञान है, यानी कि उन जीवों से बाहर के जो पूरा विश्व है उसके साथ जो संबंध है उसका अध्ययन करता है क्या, इकोलॉजी। इन संबंधों के अंतर्गत जीवों के अस्तित्व की सभी दशाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये दशाएं जैविक एवं अजैविक होती हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें 19वीं सदी के अंतिम दशक में पारिस्थितिकी विषय का विकास अवरुद्ध या मंद हो गया था 19वीं सदी में, क्योंकि विज्ञानियों के समुदाय डार्विन द्वारा प्रस्तुत जातियों के उद्भव की संकल्पना के सत्यापन या अस्वीकरण में तल्लीन हो गए थे। इसलिए 19वीं सदी में पारिस्थितिकी तंत्र का विकास अवरुद्ध हो गया था। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वार्मिंग महोदय के अनुसार देखते हैं, इकोलॉजी को इन्होंने परिभाषित किया है, पारिस्थितिकी जीवों के संबंध में उनका अध्ययन है। जो जीव होते हैं उन जीवों के संबंध में उनका अध्ययन है, ये वार्मिंग महोदय ने कहा है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, पारिस्थितिकी जीवों का उनके पर्यावरण के साथ संबंध या उनके संबंध में अध्ययन है या संबंधों का अध्ययन है। ये भी बात एक ही है। ये दोनों परिभाषाएं वार्मिंग ने कही हैं। अगला देखते हैं, फ्रेडरिक क्लीमेट्स के अनुसार पारिस्थितिकी जैव समुदाय का विज्ञान है। तो जो जैव और अजैव की बात चल रही थी, ये सारी परिभाषाएं एक दूसरे से लगभग मिली जुली होती है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, इनका सबका अर्थ एक ही निकलेगा। तो देखिए इनके अनुसार क्या है, जैव समुदाय का विज्ञान है। अगला देखते हैं, ईपी ओडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन है। तो ये तीन परिभाषाएं हो गई, आप इनको याद रखेंगे। अब देखते हैं इसकी प्रकृति। पर्यावरण, पारिस्थितिकी का हो गया। पर्यावरण के बारे में देख लेते हैं, इसका आशा क्या है और इसकी प्रकृति क्या है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी दोनों का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। तो पर्यावरण को थोड़ा समझ लेते हैं। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण में
वे सभी चीज़ें सम्मिलित होती हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं या जिनका अस्तित्व हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। जैसे जैसे वायु है, तो वायु मौजूद है हमारी पृथ्वी पर और ये कहीं ना कहीं किसी तरह से हमें प्रभावित करती है, इसलिए पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे वनस्पति है, वनस्पति है और हमें दिखाई भी देती है और ये प्रभाव भी डालती है, इसलिए वनस्पति भी पर्यावरण का हिस्सा है। मनुष्य हमें प्रभाव डालते हैं, मनुष्य मनुष्यों पर भी प्रभाव डालते हैं और पृथ्वी की अन्य चीज़ों पर भी प्रभाव डालते हैं, तो मनुष्य भी क्या है, पर्यावरण का एक हिस्सा है। इसी तरह समस्त जीव जंतु भी पर्यावरण का हिस्सा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जैव विविधता या फिर जो संतुलन है भूमि इसका पर्यावरण का, उसको बनाए रखते हैं, इसलिए ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण का हिस्सा है। मिट्टी भी पर्यावरण का हिस्सा है, क्योंकि मिट्टी है तभी बहुत सारी फसलें हो पाती हैं, बहुत सारी वनस्पतियाँ उग पाती हैं। बेशक ये अजैविक है, लेकिन ये भी पर्यावरण का ही हिस्सा है। सूर्य का जो प्रकाश है या सूर्य की रोशनी या सूर्य का टेम्परेचर, ये सभी सूर्य से आने वाली तीनों तरह की किरणें क्या है, ये भी पर्यावरण का हिस्सा है, तो ये भी पर्यावरण है। इसके अलावा अन्य चीज़ों में जो भी आप महसूस कर रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं, जिसका अस्तित्व है इस पृथ्वी पर, वे सभी पर्यावरण का हिस्सा है, बशर्ते वह किसी न किसी को प्रभावित कर रहा हो। जैसे कि मैं अपने मन में कुछ सोच रहा हूँ और वो किसी को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो वो पर्यावरण का हिस्सा नहीं हो सकता है। और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो किसी को प्रभावित कर रही है, तो वह पर्यावरण का हिस्सा है। कोई चीज़ अदृश्य होकर भी पर्यावरण का हिस्सा हो सकती है। ये सारे के सारे पर्यावरण के तत्व हैं। अब पर्यावरण शब्द के बारे में देख लेते हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या है? देखो, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। तो परि का जो अर्थ होता है वो चारों ओर से होता है, ठीक है। और आवरण का क्या अर्थ होता है? घेरे हुए, घेरना या घेरे हुए। तो जो एक किसी भी चीज़ के लिए, मान लीजिए हम हैं, इंसान कोई है ये, और इसके चारों तरफ जो पर्यावरणीय दशाएं हैं, जैसे इसको चारों ओर से घेरे हुए क्या क्या है, एक तो मनुष्य है, इसको चारों तरफ से घेरे हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे आसपास मनुष्य जीव जंतु रहते ही हैं। उसके अलावा बहुत सारी वनस्पति जो हमें आसपास में दिखाई देती है, कुछ जीव जंतु, कुछ कीट पतंगे, कुछ वायु, कुछ जल, ये सभी जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ये क्या है? ये पर्यावरण का हिस्सा है। यही इसका अर्थ निकलता है। तो आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आपने ये समझ लिया पर्यावरण क्या है। हम थोड़ा सा आगे कुछ अन्य प्रश्नों पर बात करेंगे। अभी इसको एक बार आप ठीक से पढ़ लीजिए। ये पर्यावरण है। अब देखिए, पर्यावरण अध्ययन की बहुअनुनासिक प्रकृति के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए बहुअनुनासिक प्रकृति, तो ये शब्द का तुम क्या आंसर दे पाओगे? इसका मतलब ये है कि जो पर्यावरण है, यानी इन्वायरमेंट, अंग्रेजी का शब्द है इसका इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के अंतर्गत केवल पर्यावरणीय दशाओं का अध्ययन नहीं किया जाता, इसके अंदर बहुत सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो काफ़ी सारे विषयों का, बहु मतलब काफ़ी सारे विषयों का अध्ययन करना अनुशासनिक प्रकृति कहलाता है। तो अनुशासनिक प्रकृति में कौन कौन से विषय हैं? जैसे प्राणी विज्ञान। भाई अगर हम प्राणियों का अध्ययन करेंगे तो प्राणी विज्ञान भी तो इसमें अध्ययन किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा पर्यावरण में भूगोल का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा खगोल विज्ञान का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान का भी अध्ययन किया जाएगा। तो काफ़ी सारे विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम बहुअनुशासनिक प्रकृति का विज्ञान कहते हैं। यानी आप इस शब्द से मतलब समझे कि इस विषय के अंतर्गत, इन्वायरमेंट के अंतर्गत एक विषय नहीं है, काफ़ी सारे विषयों का अध्ययन किया जाता है और इसी को हम क्या कहते हैं? अनुशासनिक प्रकृति कहते हैं। जैसे यहाँ दे भी रखा है, वर्तमान समय में यह भूगोल, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जैसे विषयों को विशिष्ट शाखा के रूप में तो प्रतिष्ठित है ही, साथ ही यह विज्ञान सामाजिक विज्ञान, प्रतिरक्षा अध्ययन, अभियांत्रिकी प्रबंधन, अनेक अनुशासनों
में अध्ययन का विषय बन गया है। इस प्रकार से पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति बहु अनुशासनिक बन गई है। इसको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। देख लेते हैं कौन कौन से बिंदु हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं पूरा। वैसे मैंने पूरा समझा दिया आपको। प्राणी विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन, तो इस तरह से कई सारे इसके अध्ययन है, अलग अलग विषयों का नाम डाल करके, जैसे भूगोल डाल दिया आपने, वनस्पति विज्ञान डाल दिया, कई सारे हेडिंग डाल के आप इसको बड़ा आंसर कर सकते हैं। इसको एक बार पढ़ के भी इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, व्यवहारिक चीज़ है ये। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, संधारणीय विकास क्या है। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि संधारणीय विकास बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, संधारणीय विकास क्या है। पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे हम लोग इस समय विकास करते आ रहे हैं और जो आज का विज्ञान है वो कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, इसकी कल्पना करना अभी बड़ा मुश्किल है। एक व्यक्ति है जो कि अभी भी पूरे दिन मेहनत करके 2 वक्त का खाना खा पा रहा है, और दूसरी ओर विज्ञान इतनी प्रगतिशील है कि हम लोग सूर्य की ओर जा रहे हैं, चांद की ओर जा रहे हैं, और तमाम तरह की वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, और जो पृथ्वी है इसके बाहर के पिंडों का अध्ययन कर वहाँ पर रहने के बारे में सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब है, एक तरफ विज्ञान इतना हाई क्वालिटी आगे जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारा पर्यावरण जो है, यानी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ की वायुमंडलीय जो दशा है वो पूरी तरह प्रदूषित हो रही है। तो हम बेशक कितनी भी उन्नति कर रहे हैं, लेकिन उस उन्नति के साथ साथ अपनी प्रकृति की दुर्गति भी कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो बाद में आएगी पीढ़ी, उस पीढ़ी के लिए जिस तरह की पृथ्वी शुद्ध हमें मिली थी उसी तरह की हम शुद्ध उनके लिए देंगे। यानी हम अपना विकास तो करेंगे, लेकिन विकास के साथ साथ भी हम पर्यावरणीय दशाओं का भी ध्यान रखेंगे, ताकि वह वायु शुद्ध रहे, जल भी शुद्ध रहे, पीने योग्य रहे, और पृथ्वी रहने योग्य रहे। खेती की जो भूमि है वो भी बनी रहे। डेजर्ट एरिया, मरुस्थल जो है वो भी ज़्यादा ना बढ़े, महासागर भी ज़्यादा ना बढ़े, स्थलों का विकास हो। इस तरह से तो जो पृथ्वी की प्रकृति है, जो मूल तरह से पृथ्वी है, जिस तरह की पृथ्वी प्रकृति ने बनाई है, उसी तरह की पृथ्वी आने वाले जो भावी पीढ़ी है उसको मिलनी चाहिए। ऐसा जो सोचना है वो संधारणीय विकास कहलाता है। वैसे तो इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पे काफ़ी काम हुआ। एक संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी पहल की है। आगे इस क्वेश्चन में हम देखेंगे और कई सारे प्रश्न पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए इसको देख लेते हैं अब किताबी भाषा में। आप ओवरऑल समझ गए होंगे कि हम अपना विकास तो करेंगे, लेकिन पर्यावरणीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए विकास करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोयला जला करके पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से पूरे बादल भर जाएं और फिर हम कोयला जला के बिजली उत्पन्न करके और खुद चैन से सो जाएं। ये नहीं होगा। तो संधारणीय विकास का मतलब जो ऐसी ऊर्जा है जिससे कि पृथ्वी को नुकसान ना हो, ऐसी ऊर्जा को हम इस्तेमाल करें। हाँ, तो अब किताबी भाषा पे आते हैं। संधारणीय विकास का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अनदेखी ना करते हुए, भाई आज जो हम पानी पी रहे हैं तो भविष्य के लोग भी तो आकर के पानी पिएंगे, नहीं पिएंगे? तो इसलिए उस पानी को शुद्ध रखना। आज हम जो सांस ले रहे हैं वो भी तो सांस लेंगे आने वाले समय में, तो इसलिए उनकी वायु को शुद्ध रखना, ताकि कार्बन का उत्सर्जन कम से कम किया जा सके। अनदेखी ना करते हुए वर्तमान मांगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के बीच संतुलन लाना है। यानी कि अपनी मांगों को भी आपको पूरा करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खाना छोड़ दें, हम सांस लेना छोड़ दें। हमें अपना भी काम करना है और आने वाली पीढ़ी को भी छोड़ना है। तो दोनों के बीच एक संतुलन स्थापित करना है। इसी को संधारणीय विकास कहा जाता है। विश्व के विभिन्न पहलुओं के विकास की दिशा में कार्य करने के लिए मनुष्य के उद्देश्य के साथ प्रकृति की आवश्यकताओं को स्वीकार करता है
इसके अलावा टिकाऊ विकास, इसको हम टिकाऊ विकास भी कहते हैं और सतत विकास भी कहते हैं, याद रखेंगे इसको, है ना। टिकाऊ विकास, सतत विकास पर विचार प्रकट करना है। इसका उद्देश्य संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना है, साथ ही मानव ग्रह के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए तत्काल और दीर्घकालीन लक्ष्यों की पूर्ति की योजना बनाना भी है। इसका महत्व देख लेते हैं क्या है। संधारणीय विकास का महत्व। संधारणीय विकास का लक्ष्य प्रथम बार 2015 में संयुक्त राष्ट्र के, अभी जब वीडियो शुरू हुआ था मैंने बताया था आपको, 2015 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा अपनाया गया। यह राज्य का मतलब है देश, यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सदस्य देश हैं, जैसे भारत भी उसका देश है, उन सब के द्वारा अपना गया। 2015 में मीटिंग हुई कि भाई इस तरह से तो बहुत ज़्यादा पृथ्वी के साथ गलत हो रहा है, पर्यावरण ज़्यादा दूषित हो रहा है, अब इसका बंद करना होगा इस तरह का व्यवहार मनुष्य का। आप विकास तो करेंगे, चाहे विकास धीमा हो या तेज़ हो, लेकिन आप किसी भी तरह से गलत तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको आगे बढ़ना है तो ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करिए जो किसी भी तरह का नुकसान पृथ्वी पर ना होने दे। टिकाऊ विकास की अवधारणा का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं के उपयोग को इस तरह से प्रोत्साहित करना है जो पर्यावरण पर प्रभाव को कम कर सके और मानव को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों का अनुकूलन करता है। आवश्यकता है यह समझने की कि संधारणीय विकास समय की आवश्यकता क्यों है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं से इसके महत्व को स्पष्ट किया जा सकता है। गैर प्रदूषणकारी नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों का विकास। तो देखिए, गैर प्रदूषणकारी जिनमें प्रदूषण ना होता हो, ऐसी गैर प्रदूषणकारी नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है जो रिन्यूएबल हो, जो सूर्य से आने वाली जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत है, ये सभी नवीकरणीय है। कोयला नवीकरणीय नहीं है, कोयला अनवीकरणीय है। तो ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल करना जो नवीकरणीय है, प्रणालियों का विकास करना। दूसरा देखते हैं, जनसंख्या का स्थिरीकरण करना या जनसंख्या पर नियंत्रण करना। या तो जनसंख्या को रोक दो जहाँ पर है, या जनसंख्या पर नियंत्रण कर दो, पूरी तरह से रुक जाए। जैसे इस समय 8 अरब है, या तो 8 अरब कर दो, हमेशा 8 अरब से ऊपर न जाए, नीचे ही रहे, या नियंत्रण इतना कर दो कि धीरे धीरे कम होने लगे। तो ये इसमें बात बताई गई है। नंबर तीसरा है एकीकृत भूमि उपयोग योजना प्रारंभ करना, स्वस्थ फसल भूमि और घास का मैदान, वुडलैंड और सीमांत। स्वस्थ फसल भूमि का मतलब है ऐसी भूमि जो पूरी तरह स्वस्थ हो, उसमें बहुत सारे जैसे किसी भी तरह की बीमारियों से मुक्त हो। वुडलैंड और सीमांत भूमि। सीमांत भूमि का मतलब है वनस्पति भूमि के लिए उपयोग करना, जो भूमि कम कीमत की होती है, जिसमें खेती किसानी ना हो सके, जिसमें अन्य किसी तरह की भी चीज़ें उत्पादित ना हो सके, फसलें उत्पादित ना हो सके, और जो मरुस्थल के पास होती है, जैसे ये मरुस्थल है, ये डिजर्ट एरिया, और इसके पास वाली ये जो भूमि है, इस भूमि में कृषि करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा और यहाँ पर रहना भी मुश्किल होगा। तो ऐसी भूमि को सीमांत भूमि कहा गया है, यानी जो अनुपयोगी भूमि है। और इसी तरह से वुडलैंड है, जहाँ पर वुडलैंड भूमि भी इसी तरह की है, जहाँ पर ज़्यादा लकड़ियाँ या फिर बहुत सारी ऊबड़ खाबड़ भूमियों में बहुत सारे जीव जंतु अपना घर बना लेते हैं, तो उस तरह की भूमि को वुडलैंड कहा गया है। भूमि के उपयोग हेतु, यानी उन भूमियों का उपयोग सही दिशा में किया जाएगा तो हमारा जो पर्यावरण का जो पूरा का पूरा मानव जाति का जो एक जगह एक हिस्से पर, पृथ्वी के एक हिस्से पर जो उसका वजन आ रहा है वो बढ़ जाएगा, अब 2 हिस्सों पर हो जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा आराम हो जाएगा। अगला देखते हैं जैविक विविधता का संरक्षण। इसको जैव विविधता कहें या जैविक विविधता कहें, एक ही चीज़ है। यानी कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर रहते हैं उन सभी का संरक्षण जरूरी है। ये रहेंगे तभी हम रह पाएंगे, ये नहीं तो हम नहीं। इस तरह का प्रकृति का जो सिस्टम है, कुछ इस तरह का बैलेंस सिस्टम है। जल और वायु में
प्रदूषण का नियंत्रण करना। मैंने अभी आपको जल और वायु दोनों के बारे में उदाहरण बताया था। कचरे और अवशेषों का पुनर्चक्रण, जो हम कचरा फेंक देते हैं ना, उन्हीं कचरों से दूसरी चीज़ें बना करके और दोबारा से हमारे सामने आएंगी वो नई हो करके, फिर हम उनको इस्तेमाल करेंगे, फिर से वो वहीं पहुंच जाएंगी और इसी तरह एक चक्र बन जाएगा कि किसी भी तरह से वो चीज़ें हमेशा हमारे बीच रहेंगी। कचरे का पुनर्चक्रण से ये मतलब है। पारिस्थितिक रूप से अनुकूल मानव बस्तियाँ, पर्यावरण शिक्षा और सभी स्तरों पर जागरूकता लाना। आगे बात करते हैं अब संधारणीय विकास के स्तंभ के रूप में आर्थिक स्थिरता क्या है। आर्थिक स्थिरता देख लेते हैं क्या है। आर्थिक स्थिरता उन गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास करती है जिनके माध्यम से समुदाय के पर्यावरणीय, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रभाव डाले बिना दीर्घकाल तक आर्थिक विकास प्राप्त किया जा सकता है। इसकी अवधारणा के प्रमुख सूत्रधार के रूप में आर्थिक स्थिरता के बुनियादी मूल तत्व इस प्रकार हैं। देख लेते हैं कौन कौन से मूल तत्व हैं इसके। पर्यावरणीय दृष्टि से विश्व में भूख और गरीबी के लिए प्रभावी समाधान खोजना। पहला तो यही है इसका, भाई जब लोग ज़्यादा भूख और गरीबी से नहीं विचलित होंगे तो फिर उनके लिए भी मौका मिलेगा आगे के बारे में विचार करने का। अभी फ़िलहाल वह किसी भी हाल में कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थशास्त्र इसका अध्ययन है कि समाज अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करता है, यानी कि हमें विवेकपूर्ण संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए। यह अवधारणा आर्थिक विकास प्राप्त करने पर केंद्रित होती है जो केवल टिकाऊ होता है। अगला देखते हैं। आर्थिक स्थिरता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है जिनमें इसके मूल्य और मूल्यांकन, नीतिगत साधन और गरीबी और पर्यावरण सम्मिलित है। इसको चिरंजीवी विकास की अवधारणा भी कहा जाता है। चिरंजीवी विकास से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आप मान के चलिए जितने भी प्रश्न ये इधर उधर दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे एक चीज़ पर डिपेंड है जो मैंने आपको शुरुआत में समझाई थी इस वीडियो के, इस क्वेश्चन के शुरुआत में जो समझाई थी वो सारी चीज़ वही है। सतत विकास से आप क्या समझते हैं, सतत विकास की प्राथमिकता बताइए, सतत विकास से आप क्या समझते हैं, सतत विकास के आयामों को स्पष्ट कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सारा कुछ वही है। सतत विकास की योजना के आवश्यक तत्व कौन से हैं देख लीजिए। नंबर पहला है वृद्धि की पुनर्प्राप्ति, वृद्धि की गुणवत्ता में बदलाव, नौकरी, भोजन, ऊर्जा, पानी, स्वच्छता की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, जनसंख्या के संधारणीय स्तर पर सुनिश्चितता, संपदा के आधार पर संरक्षण तथा विस्तार। अब आगे देखिए सतत विकास की प्राथमिकता क्या है। सतत विकास की वही प्राथमिकता है जैव विविधता का संरक्षण परिरक्षण, जो मैंने शुरू में बताया था, टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों का विकास जो प्रदूषण रहित हो, सब कुछ वही मिलेगा आपको। अब जीवन के आधार तत्वों वायु, जल, मृदा आदि को प्रदूषित रहित बनाना, वर्तमान प्रौद्योगिकी यथासंभव सुधार तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास करना, यानी ऐसी प्रौद्योगिकी जो पर्यावरण को प्रदूषित ना करती हो। कृषि एवं पशुपालन का संतुलित विकास ताकि भोजन की समस्या से निपटा जा सके। इनका कहने का मतलब है कृषि तो हो रही है, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी उच्च स्तरीय होना चाहिए, ना कि पशुओं को काट के खाना। अगर पशुपालन होगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी, दूध भी आएगा, दही भी आएगा, है ना। और इसके अलावा दूध दही से बनी हुई बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आएंगे जिनसे खाने के साथ साथ खाएंगे तो खाने की क्वांटिटी को कम किया जा सकता है, तो दोनों तरफ बाहर आ जाएगा। तो दोनों पशुपालन भी किया जाना चाहिए और कृषि भी की जानी चाहिए ताकि भोजन की समस्या से निपटा जा सके। आपको पता होगा दूध पीने से प्रोटीन की जो कमी होती है या फिर कई सारे रोग लग जाते हैं बच्चों में, वो रोग नहीं लगते। तो इसलिए दूध हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है और ये पशुपालन से हमें आसानी से मिल जाएगा। खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग तथा उत्खनन का नियमन, जनसंख्या के विस्तार पर नियंत्रण, परमाणु परीक्षण पर रोक
तथा परमाणु शस्त्रों के उत्पादन व प्रयोग पर प्रतिबंध। भाई परमाणु तो इस समय इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो गया, दो देशों में तनातनी हो जाए तुरंत हथियार निकल जाते हैं, इसलिए इन पर रोक लेनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं परमाणु हथियार पहुंचाते हैं। हिरोशिमा नागासाकी आज तक नहीं उभर पाया जापान का शहर। पर्यावरण के प्रति जन चेतना जागृत करना, भौतिकवादी जीवन पद्धति के विकल्प की खोज। तो इस तरह से ये वही घूम फिर के वही प्रश्न है, आप इसको किसी भी तरह से पढ़ लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। तो आज का वीडियो तो यहीं तक रहेगा। देखिए आज शाम के लिए एक वीडियो और मिलेगा आपको, जिसमें छूटे हुए जो प्रश्न रह गए हैं, ताकि संडे में कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो वीडियो से ना आ पाए। लगभग पूरा पेपर ही वीडियो से आ जाएगा, एक वीडियो से नहीं, जो मैं इस समय लगातार वीडियो दे रहा हूँ आपको, इन सभी वीडियो को आप देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल वीडियो रहेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो अपलोड करूं तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।